वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 क्लास का मैथ्स का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं हम, रेखा और कोण यानी कि लाइन एंड एंगल्स। जैसे कि आपने देखा था कल हमने बेसिक चैप्टर लेके चले थे, क्योंकि वैसे तो इसके अगर हम देखा है तो इसमें हम क्वेश्चन तक पहुंच चुके थे इस चैप्टर में, बट कुछ स्कूल से आए थे और उनके चक्कर से हमने इसको फिर से स्टार्ट किया। कोई बात नहीं, सब साथ चलेंगे, सब मिलके चलेंगे, सब सीखते हुए चलेंगे। जैसे कि मैं देख पा रहा हूं स्क्रीन में जीजीआईसी वर्ड कोड हमारे पास ऊपर दिख रही है। तो जीजीआईसी वर्ड कोड ये 8th क्लास है, 9th क्लास है? सर 8, 9, 10 दोनों तीनों है सर। अच्छा, तीनों बैठी हुई है, वाह, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो वैसे टॉपिक ऐसा है कि हर चीज के लिए अच्छा टॉपिक है। 8th वालों के लिए भी बढ़िया है, 9th वालों के लिए भी बढ़िया है और 10th वालों के लिए भी बढ़िया है, सबके लिए बढ़िया है। आगे 11th में भी काम आता है और ज्योमेट्री में तो ये काम आता ही आता है। तो चलिए बच्चों अपनी क्लास शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, हमारा सबसे अच्छा शिक्षक हमारी आखिरी गलती होती है। जी हाँ, जो भी हमारी आखिरी गलती हुई वो ही हमारा सबसे अच्छा शिक्षक होता है। क्यों? पर उसकी भी कंडीशन है, अगर आपसे कोई गलती हुई, ठीक है, तो आपके अच्छा शिक्षक आपकी आखिरी गलती क्यों होगी? वो इसलिए होगी कि आप उससे सीख ले सकते हैं, वहां से पॉजिटिवनेस ले सकते हैं। क्या मुझसे गलती हुई तो क्यों हुई, क्या हमने ऐसा किया, मुझसे गलती हो गई, क्या मुझे नहीं करना चाहिए था, तो आप वो चीज वहां सीख सकते हैं। अगली बार जब ऐसी कोई सिचुएशन आए तो वहां पे आप उस चीज को करने से अवॉइड हो, उस चीज को ना करें। तो आप एनालाइज करें अपनी जो भी आपकी आखिरी मिस्टेक हो, या फिर वो किसी भी चीज को लेके हो सकती है। हम कोई क्वेश्चंस कर रहे हैं, हमारे एग्जाम चल रहे हैं, हमारे एग्जाम में हमारे मन मुताबिक हमारे नंबर नहीं आए जो हम चाहते थे या जो हमने सोचा था, फिर आप सोचो कि ऐसा क्यों हुआ, नहीं हो पाया, और ये मतलब कहीं भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों की जैसे हमने कल देखा, कल मैं लाइन एंड एंगल्स का आपको बता रहा था, है ना। लाइन एंड एंगल्स बताते बताते उसमें आपको लाइन एंड एंगल्स का आपको बता रहा था, उसमें मैंने आपको 3 चीजें बता दी थी। ऑब्ट्यूस एंगल अधिक कोण, राइट एंगल सम कोण, एक्यूट एंगल न्यून कोण, और हम पढ़ने वाले थे रिफ्लेक्स एंगल के बारे में। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है उसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूं। फिलहाल जिन्होंने ये चीजें नहीं पढ़ी हैं, जो कल नहीं थे, वो एक बार ड्राइंग कर लें इसको, ठीक है। इसमें आप चीजें देखेंगे, तो ये एक बार फिर से बता देता हूं, ये हमारा वर्टेक्स होता है, ठीक है। ये हमारी आर्म होती है यानी कि भुजा होती है, और ये हमारी साइड आर्म, कुछ भी इसको हम बोलते हैं। न्यून कोण था, एक 30 सेकंड के लिए मैं स्क्रीन में रहने देता हूं, जिसको जो नोट कर रहा है नोट कर ले, उसके बाद बढ़ेंगे हम आगे, ठीक है। तो पहले हम चीजों को समझेंगे, चीजों को जानेंगे, उसके बाद हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। फिर आता है नेक्स्ट, ये अब आते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल में, है ना। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल को हम बताते हैं प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। ये होता है हमारा प्रतिवर्ती कोण, यानी कि रिफ्लेक्स एंगल की मैं बात कर रहा हूं, इसको अगर हिंदी में हम बात करें, ठीक है, इंग्लिश में आते तो ये होता है, ठीक है। इसमें हमेशा ना भार वाला एंगल लेते हैं, हमेशा भार वाला एंगल, ठीक है। आपको ये तो पता होगा कि भाई एक पूर्ण कोण जो सर्कल में बनता है, जो वृत्त में बनता है, पूर्ण कोण हमारे पास कितना होता है? 360 डिग्री होता है पूरा, है ना, 360 डिग्री होता है। अगर मैं कोई एंगल बना रहा हूं, ये एंगल बना रहा हूं, ये इतना पार्ट, तो आप देख सकते हैं कि जो इतना पार्ट हमारा यहां से क्या है, इतने में तो एंगल बन रहा है, ये तो एंगल कोण बना रहा है, ये, है ना। तो ये जो बचा हुआ पार्ट है, जाहिर सी बात है, ये बचा हुआ पार्ट जो है, देखिए 180 डिग्री हमारा सीधा होता है ना, स्ट्रेट लाइन हमारी 180 डिग्री होती है, बताऊंगा आपको भी मैं। तो ये पूरा जो पार्ट होता है, ये क्या होता है? ये पूरा 360 माइनस वाला पार्ट होगा। तो कहने वाली बात आपका ये है कि जो ये वाला एंगल होगा हमेशा वो 180 डिग्री से तो बड़ा होगा और 360 डिग्री से छोटा होगा। तो इसके अगर मैं एग्जांपल आपको दूं, तो इसके एग्जांपल होंगे 240 डिग्री, 220 डिग्री, 310 डिग्री, 300 डिग्री, 350 डिग्री। आपको एंगल्स दे दे और आपसे पूछ लिया कि बताओ भाई ये कौन से एंगल है, तो आप बोलोगे सर ये रिफ्लेक्स एंगल्स हैं, ये प्रतिवर्ती कोण है, ठीक है। ये थे अभी तक हमारे कोण के बारे में जो हमने आपको बताया, इसको नोट कर लें। इसके बाद आते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स की तरफ। ये होता है समकोण हिंदी में, और इंग्लिश में होता है राइट एंगल। ये होता है ऑब्ट्यूस एंगल, हिंदी में अधिक कोण, ठीक है, और रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो ये चीजें आपको 10th क्लास अगर यहां बैठी है तो 10th क्लास भी सोच लें बच्चों कि दोनों लैंग्वेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हिंदी भी इंग्लिश भी, बट मैं आपको ज्यादा प्रेफर करूंगा इंग्लिश के लिए, क्योंकि देखिए आप हिंदी में पढ़ते हुए आ रहे हैं, बट आपके लिए इंग्लिश टर्मिनोलॉजी के कुछ वर्ड्स जानना बहुत जरूरी है। आपको मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि भाई आप इंग्लिश में नॉवल पढ़ो, आप इंग्लिश में कहानियां पढ़ो,
मैं आपको केवल मैथ्स के कुछ इंग्लिश के वर्ड्स बोल रहा हूं कि भैया राइट एंगल होता है, ये इसको और जिसको समकोण बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे, ठीक है, उसके बाद आप 2 साल बाद आप कॉलेजेस में जाओगे, तो वहां पे मैथ्स की बुक आपको हिंदी में नहीं मिलेगी, आपको इंग्लिश में ही मिलेगी। आप इंजीनियरिंग करोगे या कुछ भी आप करोगे प्रोफेशनल कोर्स, तो वहां इंग्लिश में ही आपको बुक्स अवेलेबल होंगी। तो ये छोटी छोटी चीजें, देखो कैलकुलेशन तो हिंदी इंग्लिश नहीं, जोड़ना है तो जोड़ना ही है, घटाना है तो घटाना ही है ना। हमें अगर ट्रिग्नोमेट्री का अगर कोई एंगल है तो वो एंगल हिंदी में भी वही रहेगा, इंग्लिश में भी वही रहेगा। बट जो कुछ वर्ड्स हैं जो बाद में दिक्कत डालते हैं, वो कुछ वर्ड्स आ जाते हैं हिंदी इंग्लिश में, बस उसी चीज को आपको क्लियर करना है। चलिए नेक्स्ट आते हैं अपना, अब सीखते हैं हम नेक्स्ट जो है इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? पूरक कोण। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? पूरक कोण। तो पूरक कोण क्या होता है? ठीक है, पूरक कोण क्या होता है? पूरक कोण को आप ये लिखो, इसको अगर हिंदी में हम लिखें, पूरक कोण को हिंदी में हम लिखें तो हिंदी में ऐसा लिखेंगे, ठीक है, हिंदी में पूरक कोणों को यह लिखा जाएगा, यदि दो कोणों का योग एक समकोण हो या दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, तो वह पूरक कोण कहलाते हैं या पूरक कोण होते हैं। ठीक है, अभी आप चीजें समझे, इसमें क्वेश्चन जब करेंगे मजा आएगा। चीजें पहले समझ लेते हैं कौन क्या होता है। ठीक है, तो अब इन्होंने बोला कि भाई क्या है कि सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जिनका सम मतलब योग। ठीक है, सम मतलब क्या होता है? योग। ये सम है, सम मतलब आपका होगा योग। ठीक है, टू एंगल्स का 90 डिग्री होता है। तो यार यदि दो कोणों का योग एक समकोण है, आप बोलोगे यार ये समकोण क्या हुआ? हमने अभी थोड़ी देर पहले तो पढ़ा था समकोण। समकोण क्या होता है? समकोण वह होता है जिसका कोण हमेशा 90 डिग्री होता है, यानी कि उन दो का जो योग है, दोनों एंगल्स का योग, दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। तो वो क्या है? पूरक कोण कहलाएंगे। आप इसको दूसरी तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वह पूरक कोण कहलाते हैं। सिंपल सी बात है। तो इसमें एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं आपको, तो एग्जाम्पल इसमें क्या होगा? एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर मैं बोलूं एंगल 40 डिग्री प्लस एंगल 50 डिग्री कितना होता है? 90 डिग्री है। ठीक है, एंगल 60 डिग्री प्लस एंगल 30 डिग्री क्या है? 90 डिग्री है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे दोनों में केसेस में क्या है? एंगल 40-50 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, एंगल 60 और 30 भी हमारे क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। ठीक है, इसमें आप लिख सकते हैं एंगल 40 डिग्री एंड एंगल 50 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, इसमें लिख सकते हैं एंगल 60 डिग्री एंड 30 डिग्री पूरक कोण है। ठीक है, क्यों ये पूरक कोण क्यों है? क्योंकि सर इनका योग 90 डिग्री है। ठीक है, लिखने का पूरा वक्त दूंगा, जब समझा रहा हूंगा तो समझ लो। ठीक है, लिख लो अब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है आपका सप्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री के बाद आता है सप्लीमेंट्री, हिंदी में बोलते हैं समपूरक कोण। हिंदी में इसको बोलेंगे समपूरक कोण। तो क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज विच हैव द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, यानी कि वह दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो वह समपूरक कोण कहलाते हैं। सिंपल सी बात है, यानी कि जो वो दो जिनका, देखो कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री होगा, सप्लीमेंट्री 180 डिग्री होगा। कंफ्यूज होते हैं, काफी टाइम कंफ्यूज होते हैं। देखो उसको कैसे याद रखते हैं। अल्फाबेट्स जब हम करते हैं ए बी सी डी, तो एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री सी से शुरू, सप्लीमेंट्री होता है एस से शुरू। तो सी पहले आता है कि एस पहले आता है? आप लोग बोलोगे सर सी पहले आता है। तो बताओ भाई 90 पहले आता है 180 पहले आता है? 90 पहले आता है, तो उस कॉम्प्लीमेंट्री में 90 हो जाता है, सप्लीमेंट्री में 180 डिग्री होता है। ये याद करने की ट्रिक्स हैं, कभी भूल जाओ अगर।
ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स ये है, तो इसमें कॉम्प्लीमेंट्री से भाई दो कोणों का योग 90 डिग्री वो कॉम्प्लीमेंट्री, और यहाँ दो कोणों का योग 180 डिग्री तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स यानी कि समपूरक कोण। सिंपल सी बात है, नोट कर लो। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये हो गया स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल किसका होता है? स्ट्रेट एंगल मतलब होता है बच्चों रिजु कोण। ठीक है, रिजु कोण। स्ट्रेट एंगल बहुत सिंपल है, कोई भी स्ट्रेट लाइन खींच लो, उसका एंगल हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री होगा। सिंपल सी बात है, स्ट्रेट लाइन का एंगल हमेशा 180 डिग्री होगा। ठीक है, 180 डिग्री होगा स्ट्रेट लाइन का एंगल। स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 डिग्री होगा। ये 180 डिग्री है, ये भी ठीक है 180 डिग्री होगा। कोई भी कैसी भी हो सकती है, बस सीधी रेखा हो, सीधी रेखे का जो कोण है वो 180 डिग्री होगा। रिजु कोण क्या होगा? हमेशा 180 डिग्री होगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, ये भी सीख लिया। अब सीखते हैं एडजेसेंट एंगल यानी कि आसन कोण। आसन कोण होते क्या है, एडजेसेंट एंगल होते क्या है, इसके बारे में हम सीखते हैं। ठीक है, तो आइए एडजेसेंट एंगल सीखने से पहले ये फिगर के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि फिगर क्या आपको यहां पे बता रहा है। ठीक है, तो अब आप यहां देखिए, लिखने का पूरा वक्त दूंगा बच्चों, समझ लो अभी। आसन कोण अगर दो एंगल्स का, किसी टू एंगल्स का, दो कोणों का अगर सेम वर्टेक्स होगा। अब वर्टेक्स बताया था भाई, वर्टेक्स क्या बताया था सर आपने? सर वर्टेक्स आपने बताया था, वर्टेक्स होता है शीर्ष। हमने स्टार्टिंग में बताया था, कल भी बताया था, आज भी बताया है। ठीक है, यदि दो सेम वर्टेक्स हो और उनकी जो एक आर्म है यानी कि जो एक भुजा है वो क्या हो? कॉमन हो, तो वो क्या कहते हैं? वो एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो इसको हिंदी में भी बताऊंगा, अभी पहले इसको समझ लो क्या है। बोला जी, इन्होंने बोला कि दो एंगल्स यानी कि कोई दो कोण, तो यहां दो कोण हमें दिख रहे हैं, एक एंगल 1 दिख रहा है, एक एंगल 2 दिख रहा है। अगर इनके ना वर्टेक्स सेम होगा, वर्टेक्स यानी कि शीर्ष सेम होगा। क्या बताया था मैंने जब हमने क्लास स्टार्ट की थी? यहां वर्टेक्स के बारे में बताया था कि इसको वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, यहां बताया था कि ये कोने को वर्टेक्स बोलते हैं और ये भुजा होती है, साइड या आर्म है ना, ये भुजा होती है। तो वही चीज इसमें अब यूज करने वाले हैं हम। मैंने आपको बोला था जब वर्टेक्स वर्ड यूज होगा तो समझ लेना मैं भुजा की बात कर रहा हूं। तो ये आपका वर्टेक्स हो गया। भाई आप देख रहे हो ना, एंगल 1 भी यहीं से बन रहा है और एंगल 2 भी यहीं से बन रहा है। ठीक है सर, एंगल 1 और एंगल 2 हमारे दोनों यहीं से बन रहे हैं। एंगल 1 ये बन रहा है, एंगल 2 इसी वर्टेक्स से बन रहा है। ठीक है, एंड देयर वन ऑफ द आर्म इज कॉमन, यानी कि उनकी कोई एक भुजा, उनकी कोई एक आर्म क्या होगी? कॉमन होगी। चलिए देख लेते हैं। एंगल 1 मेरा बन रहा था ये आया यहां से और ये गया ये, तो हमने देखा यार ये वाली यहां एंगल बन गया। ठीक है, तो एंगल, इस एंगल का नाम क्या होगा? देखो एक चीज बच्चों ध्यान से सुनो, एंगल का यहां तो भले मैंने एंगल 1 लिख दिया, बट एंगल के नाम भी होते हैं। एंगल के नाम कैसे होते हैं? इस वाले एंगल को ना, एंगल 1 को मैं दो तरीके से लिख सकता हूं। या तो इसको लिख सकता हूं मैं एंगल ए, जो भी एंगल होता है ना वो बीच में आता है, ये बीच में क्या है? बी। तो एंगल ए बी, और जा कहां रहा है ये? यहां डी पे, एंगल ए बी डी। या फिर इसको मैं इधर से भी ले सकता हूं उल्टा, कहां से? इसको मैं इधर से भी लिख सकता हूं, यहां उल्टा डी बी ए। तो इसको मैं दो तरीके से लिख सकता हूं। इसी एंगल को मैं एंगल ए बी डी भी लिख सकता हूं, एंगल डी बी ए भी लिख सकता हूं। क्या कॉमन चीज दिखी है आपको इसमें? कॉमन चीज मेरे को ये दिखी कि सर जो ये बी है जहां पे एंगल बन रहा है वो बीच में ही आ रहा है, तो हमेशा बीच में ही आएगा। तो ये बच्चों लिखने का क्या होता है? हमारा तरीका होता है। तो एंगल 1 को हम लिख सकते हैं ये। ठीक है, एंगल 1 को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। चीज एक ही है एंगल 1 ही, बट बताने का नाम उसका, जैसे कोई लड़का है उसका घर का नाम है सोनू और स्कूल में उसका बोलते हैं सुमित, पर नाम पुकारने का तरीका अलग है, बट पुकार एक ही बंदे को रहे। ठीक है, पुकार आप स्कूल के सुमित को ही रहे हैं, भले घर में उसको सोनू बोलते हो। ठीक है, घर में उसको सोनू बोलते हैं, स्कूल में उसको सुमित बोलते हैं, बंदा एक ही है, बस नाम अलग अलग है। ठीक है, वही चीज हो गया। तो ये तो हो गया भाई एक सेम। ठीक है, अब देखते हैं एंगल 2 कहां से बन रहा है। एंगल 2 हमने देखा सर, एंगल 2, आइए एंगल 2 देखते हैं। एंगल 2 जब हमने देखा तो एंगल 2 हमने पाया ये बड़ा एंगल 2 यहां से बनना स्टार्ट हुआ और ये गया यहां, तो एंगल 2 हमने देखा, ये एंगल 2 बना। तो इसमें हमने देखा यार एंगल 1 और एंगल 2 में ना ये वाली भुजा दोनों में आ रही है, ये वाली भुजा, यानी कि जो BD है यहाँ पे, जो कॉमन आर्म आपको यहाँ दिख रही है वो कौन सी है? BD है।
ठीक है, ये बी डी बीच वाली दोनों में आ रही है, और सेम वर्टेक्स भी है। सेम वर्टेक्स क्या है? वर्टेक्स, यानी कि वर्टेक्स क्या आपका बी है। तो इसी प्रकार से आप बोलोगे सर एंगल 2 को भी तो हम दो तरीके से लिख सकते हैं, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल यार, एंगल 2 को भी दो तरीके से लिख सकते हो। या तो लिख सकते हो जब इधर से जाओगे तो डी बी सी, एंगल डी बी सी, और उल्टे से जाओगे तो लिख सकते हो एंगल सी बी डी, एंगल सी बी डी, दोनों का नाम एंगल 2 के बराबर है। ठीक है, तो अब ये एडजेसेंट एंगल क्यों है? ये आसन कोण क्यों कहलाए? ये आसन कोण इसलिए कह रहा है कि भाई एक तो इनका ओरिजिन सेम है, इनका शीर्ष सेम है, और इनका एक सेम वर्टेक्स कहलाता है, जो सेम वर्टेक्स दोनों में आ रहा है, जो कि है BD। आप देख लो BD यहां भी आ रहा है, यहां भी आप देख लो BD यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है ना। तो BD इनके सेम वर्टेक्स आ रहा है, तो आसन कोण बोलते हैं। हालांकि क्वेश्चनों में यूज होता है ये, ठीक है, क्वेश्चन में दूसरे तरीके से यूज होता है, वो भी आपको भी मैं समझाऊंगा दूसरे तरीके से कैसे यूज होता है। बट आपको पता होना चाहिए कि सर आसन कोण, कल के दिन आपसे कोई पूछे कि भैया आसन कोण, आपके पास आ गया 7th क्लास का बच्चा, आप हो 9th क्लास में, उसने कहीं पढ़ लिया एडजेसेंट एंगल, बोला आपने तो पढ़ा हुआ है ये, अब जरा बताओ आसन कोण क्या होता है, तो आप अच्छे से बच्चे को समझा सकते हो कि बेटा आसन कोण ये होता है। हिंदी में अगर बात करूं तो हिंदी में इसको जिसको लिखना है हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं, दो कोण आसन कोण कहलाते हैं यदि उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, एक उभयनिष्ठ भुजा हो, और उनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और स्थित हों। जो ये लाइन इसमें कही ना, जो उनकी जो अनकॉमन आर्म है, यानी कि जो उनकी कौन सी भुजाएं हैं, जो उनकी उभयनिष्ठ भुजाएं नहीं है, वो उनके विपरीत स्थित हों। तो यार जाहिर सी बात है, इसमें कंफ्यूज करने वाली बात है, हमें इतना नहीं सोचना है इसमें, हमें बस ये चीज रखनी है कि जो एक कॉमन आर्म होता है, एक सेम वर्टेक्स होता है, बस ये हमारे एडजेसेंट एंगल आसन कोण होते हैं, इससे ज्यादा हमें सोचना ही नहीं। ठीक है, लिख लो इसको, समझ लो, और जहां समझ में ना आए आप चैट के माध्यम से पूछ लो, हैंड रेज कर लो कि सर आप फिर से बता दो ये चीज, मैं फिर से बता दूंगा। ठीक है, तो अभी नोट करो, फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। चलिए, अब इससे जुड़ा हुआ आता है, लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया तो हाथ खड़ा करें। चलिए, बहुत कम ही बच्चे हैं जो लिख रहे हैं, गुड। चलिए, अब नेक्स्ट देखते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। बहुत काम की चीज है, इसमें क्वेश्चन में बहुत यूज होगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, इसको समझ लो, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स मैं फिर से ही आपको बता देता हूं, इसको मिटा के फिर से समझते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होता क्या है। ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की एक सिंपल सी आपको परिभाषा लिखाऊंगा, बहुत सिंपल सी परिभाषा है, उसको एडजेसेंट एंगल जैसी है, आसन कोण जैसी है, बट इसका कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस में बहुत यूज होता है, जब न्यूमेरिकल्स करेंगे ना तो बहुत यूज होता है इसका कॉन्सेप्ट, समझ लो अभी। इफ टू एंगल्स हैव द सेम वर्टेक्स, ठीक है, कुछ ऐसा नहीं लग रहा अभी, सेम वर्टेक्स से पहले हमारे एडजेसेंट एंगल यानी आसन कोण में भी थी, एंड वन कॉमन आर्म, अरे बिल्कुल सेम लग रहा है, वन कॉमन आर्म, वन कॉमन आर्म, बट द आर्म्स विच आर नॉट कॉमन, बट द आर्म्स विच आर नॉट कॉमन, जो हमारी कॉमन नहीं होगी, जो उभयनिष्ठ नहीं होगी, विच आर नॉट कॉमन आर मेकिंग अ लाइन, आर मेकिंग अ लाइन, then these are called linear pair of angles। इसको मैं ऐसे लिखूंगा, इसको ना आप समझना, बस लिखना है लिख लो, समझ लेना, बहुत काम की चीज है, आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, हिंदी में इसको बोलेंगे, ठीक है, कोणों का रैखिक युग्म, कोणों का रैखिक युग्म। मैं हिंदी में क्यों नहीं इसको बता रहा हूं, उसका भी रीजन अभी बताता हूं। कोणों का कोणों का रैखिक युग्म, कोणों का रैखिक युग्म। अब बच्चों, रैखिक युग्म, कोणों का रैखिक युग्म, बच्चों यहां देखना, सब चीज यहां समझ में आ जाएगी, बस समझ लेना। ठीक है, क्या बोला, जो ये लाइन है इसका मतलब बता देता हूं, फिगर बना के, सिंपल सी फिगर बना देते हैं, उसमें आपको उसको लाइन का मतलब समझाते हैं जो इन्होंने बोला, फिर करेंगे डिस्कस। भाई कॉमन वर्टेक्स हमने मान लिया जी, कॉमन वर्टेक्स, ठीक है,
सेम वर्टेक्स हो गया, कॉमन आर्म है, कॉमन आर्म हम मान लेते हैं ए, पहले नाम दे देते हैं बी सी डी। अब उन्होंने बोला जो कॉमन नहीं है ना, जो कॉमन नहीं है वो ना एक लाइन बना रहे होंगे, विच आर नॉट कॉमन, देखो पढ़ो, विच आर नॉट कॉमन आर मेकिंग अ लाइन, वो लाइन बना रहे होंगे। तो इसमें कॉमन कौन सा नहीं, ए बी और बी सी देख रहे हो, कॉमन लाइन नहीं है, तो ये क्या है, लाइन भी तो बना रहे हैं। कॉमन कौन सा है यहाँ, कॉमन बी सी है, एंगल 1 ये है, एंगल 2 ये है, तो ये जो बी डी है ये यहाँ कॉमन आर्म है, कॉमन साइड है, कॉमन भुजा है ना, उबेनिस्ट भुजा जिसको आप बोलते हैं, उबेनिस्ट भुजा है। ठीक है, ये तो सिंपल सा जो डेफिनेशन था उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया। ठीक है, ये डेफिनेशन था उसके अकॉर्डिंग बताया, ये हमने डेफिनेशन को समझ लिया। अब समझते हैं काम की चीज, कि काम की चीज इसमें क्या है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया एडजेसेंट एंगल, इसमें डिफरेंस क्या, मैं आपको थोड़ा बता दूं। ये एडजेसेंट एंगल में आपने देखा होगा, जो ये कॉमन आर्म नहीं है, ये कॉमन आर्म नहीं है, ये भी कॉमन आर्म नहीं है, तो ये कोण बना रही है ना। यहां देखो ये ऐसा कुछ जा रहा है, क्योंकि कॉमन आर्म तो ये बीच से जा रही है, किसमें, आसन कोण में। बट अगर मैं लीनियर पेयर यानी रैखिक कोणों के युग्म की बात करूं, तो आप यहां देख सकते हो, यहां पे कैसे जा रही है, आप यहां देख सकते हो, यहां पे ना लाइन बिल्कुल सीधी है, यहां पे ये ऐसे मुड़ नहीं रही है। तो जो कॉमन नहीं है, जो कॉमन आर्म नहीं है, वो एक लाइन बना रही होगी, बस कहने का मतलब ही है। ठीक है, तो ये तो हो गया एडजेसेंट एंगल, आसन कोण और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के बीच का डिफरेंस। ठीक है, ये मामूली सा डिफरेंस। बट अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था, सर आपने थोड़ी देर पहले एक चीज बताई थी कि जो स्ट्रेट एंगल होता है ना वो 180 डिग्री बनाता है, बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि स्ट्रेट एंगल हमेशा, स्ट्रेट लाइन जो होती है, जो सीधी एक रेखा होगी, वो हमेशा 180 डिग्री का कोण बनाएगी, हमेशा। अभी बताया था थोड़ी देर पहले। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये यहां 180 डिग्री का कोण नहीं बना रही होगी, यहां भी तो 180 डिग्री का कोण ये बना रही होगी, है ना, यहां भी 180 डिग्री का कोण ये बना रही होगी। इसको मैं नाम दे देता हूं, इसको अगर मैंने नाम दिया एंगल 1 और इसको नाम दिया एंगल 2। ठीक है, एंगल 1 एंगल 2 हमने नाम दिया। अब एक बात बताओ, जब भी लीनियर लाइन हो, या लीनियर मतलब बताओ, रैखिक मतलब क्या है, रैखिक मतलब रेखा। ठीक है, रैखिक युग्म यानी कि युग्म मतलब पेयर, कोणों का रैखिक युग्म। ठीक है, तो कोणों का रैखिक युग्म क्वेश्चन में बहुत यूज होता है। अच्छा, इस लाइन से अगर मैं बीच में एक लाइन काट दूं, यहां से एक लाइन काट दूं, एक लाइन मैंने यहां कर दी, तो तब भी ना इन दो को अगर मैं जोड़ूंगा, तब भी तो इन दो का योग 180 डिग्री ही होगा। कहने का मतलब क्या है, मैं अगर यहां बोलूं एंगल, यहां हम ये बोले कि भाई कोण 1, एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। कहने का मतलब ये है। ठीक है, इसको और अगर दूसरी भाषा में लिखे तो लिख सकते हैं, एंगल का नाम लिख लो, एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी, जो एंगल 1 हो गया, प्लस दूसरा एंगल कौन सा हमारा, दूसरा एंगल कौन सा हमारा, एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। ठीक है, और तरीका क्या है इसको बुलाने का, एक बच्चे के 3 नाम होते हैं ना, तो क्या पता एक यहां से इस उधर उल्टा कहोगे तब भी वही है, एंगल डी बी ए, कैसे भी आप बोल सकते हो, बात एक ही है, एंगल डी बी ए प्लस एंगल डी बी सी, ये एंगल 2 हो गया। यानी कि कहने का मतलब है ये देखो क्या चीजें एक है, सारी चीजें एक है, कुछ अलग नहीं है, बस नाम इनके अलग अलग हैं, बात एक ही की हो रही है। तो इन दोनों का योग हमेशा 180 डिग्री के बराबर होगा, हमेशा इनका योग 180 डिग्री के बराबर होगा, बात एक ही है। इनको मैंने लिखने का तरीका अलग हो गया। कहने का योग है जब भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल बन रहा होगा तो 180 डिग्री बना रहा होगा। कहता कभी लाइन ऐसी हो, ठीक है, और आपके पास ना ट्रायंगल से इधर ट्रायंगल से कोई जा रहा हो, और इधर आपको एक लाइन ऐसे दे दी हो और आपको ऐसे कुछ फिगर बनाया हो, ठीक है, और इधर कोई कोण दे दिया हो और इधर भी कोई कोण दे दिया हो, बोला इसका इधर कोई 30 डिग्री दे दिया, बोला भाई ये वाला एंगल बताओ कितना है, तो आप बोलोगे भाई लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल की मदद से ये हो जाएगा 150 डिग्री। सिंपल सी बात, क्यों? क्योंकि 30 और 150 कितना बनाएगा, 180 डिग्री बनाएगा। अभी करना सिखाऊंगा आपको सॉल्व में ये चीजें, अभी करेंगे हम ये सॉल्व। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये है आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल यानी कि कोणों का रैखिक युग्म। क्लियर? ठीक है, ये हो गया। अब पढ़ते हैं लाइंस क्या होती, लाइन के कुछ प्रकार आपको मैं बताता हूं, ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। हमने माना कि ये कोई लाइन है ए बी और ये लाइन है सी बी। तो लाइन ना दो तरीके से, हमारे पास लाइन के दो टाइप्स होते हैं, मैं आपको बताता हूं। इसको बोलते हैं इंटरसेक्ट करना। कभी भी कोई दो लाइन, फॉर एक कोई लाइन मेरे पास ए बी है, ठीक है, और कोई लाइन मेरे पास सी डी है। ये जो दो रेखाएं हैं यानी लाइन है, जब ये एक दूसरे को काटती हैं यानी कि प्रतिच्छेद करती हैं, इंटरसेक्ट को हिंदी में बोलते हैं प्रतिच्छेद करना, इंटरसेक्ट करती हैं, तो वो क्या होता है, वो
यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, तो इस पॉइंट को, जो पॉइंट है बीच में, यहाँ मैंने मान लिया O, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? आपको बोलेंगे कि भाई इसको बताओ, इसको डिफाइन करो। भाई क्या डिफाइन करोगे? तो आप बोलोगे कि सर लाइन AB और लाइन CD ना इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, ईच अदर को एट पॉइंट O पे। O पॉइंट पे क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। लिखने के लिए कोई नहीं बोलेगा, बोलने के लिए बोलेगा। तो आप बोल सकते हो कि सर रेखा AB और रेखा CD एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं बिंदु O पे। बिंदु O पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, है ना? तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन भी बोल सकते हैं, इंटरसेक्ट भी आप इसको बोल सकते हैं। तो इस वर्ड को प्रतिच्छेद बोलते हैं। आगे बहुत यूज होने वाला है इस चीज का, इसलिए आपको अभी बता रहा हूं। अब देखिए, इस पे पढ़ते हैं। चलो इसी पे एक चीज और, एक होती है पैरेलल लाइंस, ठीक है? हिंदी में ये पैरेलल लाइंस होती है जिसको बोलते हैं समांतर रेखाएं। ये वो रेखा होती है जो आपस में कभी भी नहीं मिलती, ठीक है? समांतर रेखाएं क्या होती है? जो आपस में कभी भी नहीं मिलती, जो बिल्कुल सीधी जा रही हैं, कभी आपस में मीट नहीं करेगी, इनके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो हमेशा बराबर रहेगा, ठीक है? तो ये क्या होती है? हमारी पैरेलल लाइंस, ठीक है? यानी कि दे नेवर मीट, कभी भी नहीं मिलती हैं, समांतर रेखाएं। अब इसमें हमने सीखा ये, इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल। बहुत सिंपल सी बात है, इतना आसान है इसको समझना, बिल्कुल कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। देख लो, ये लिखने वाला तो आप छोड़ो, इसमें ये देखो कि कभी भी इसमें आप देखिए कि कभी भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है? कभी भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, जैसे हमने यहां आपको यहां देखने को मिला कि दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये दो लाइन आपस में एक PQ है और एक RS एक दूसरे को काट रहे हैं, तो एक कोण बना रहे हैं ना। तो जो ये कोण बनाएंगे ना, ये आपस में ना इक्वल होंगे, आमने सामने वाले, ठीक है? इसलिए शीर्षाभिमुख कोण उसको बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल जो है इसके बराबर होगा, ठीक है? तो यहां मैंने लिख भी दिया है एंगल, ये वाला देखो, इस एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल POS, यहां O है ना पॉइंट, तो इसलिए O। तो एंगल POS आपका किसके बराबर होगा? एंगल ROQ के, ठीक है? ROQ के बराबर होगा, ठीक है? ये अब आप बोलोगे सर ये काम कहां आएगा? अभी जब क्वेश्चन करेंगे ना बच्चों, तो क्वेश्चन में ना बहुत काम आएगी ये चीजें, ठीक है? क्वेश्चन में बहुत काम आएंगी चीजें। तो ये समझ लो कि वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। अब दूसरे एंगल की बात करते हैं, एंगल POR। तो मैं लिखूंगा एंगल POR इक्वल्स टू ये इसके सामने वाला एंगल SOQ, एंगल SOQ के बराबर होगा, ठीक है? कंडीशन एक रहेगी। कंडीशन क्या रहेगी? कंडीशन वो रहेगी कि जब कोई दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, तो उनके आमने सामने वाले जो कोण रहेंगे वो आपस में इक्वल रहेंगे। समझ में आई ये बात? समझ में आई ये बात? ठीक है, ये सिंपल सी बात है। अब इसको बोलेंगे कि एंगल POS यानी कि ये वाला एंगल एंड एंगल ROQ यानी ये वाला आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। उसी प्रकार से मैं बोलूंगा एंगल POR, एंगल SOQ, ये दोनों क्या है? ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इसको शॉर्ट में लिख दिया VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है? और वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते कब है? जब दो लाइन आपस में प्रतिच्छेद करती है, इंटरसेक्ट करती है। क्लियर? तो नोट कर लें इसको। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास। इसमें अब कल और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, थोड़ी पॉइंट्स कुछ और रैंडम्स कर हम फटाफट इसके क्वेश्चंस करेंगे। मजेदार क्वेश्चंस है। मैं आउट ऑफ द बुक्स के बाहर से भी क्वेश्चन लाऊंगा और बुक से भी कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगा। और नेक्स्ट क्लास में जब मिले, क्लास शुरू करने से पहले किसी को कोई डाउट हो इस टॉपिक से जितना हमने पढ़ा है, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कि सर हमें ये समझ में नहीं आया, पहले आप ये समझाएं फिर आगे बढ़ें। तो हम ऐसे भी करने के लिए तैयार हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में एक दो क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा, जितना हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे और फिर हम आगे नेक्स्ट टॉपिक अपना पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों अपनी क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।